स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैमाने के प्रतिफल। आखिर पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं कि जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे पैमाने के प्रतिफल की संज्ञा दी जाती है। अब ये पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं ये स्थिर भी हो सकते हैं, वर्धमान भी हो सकते हैं और ह्रासमान भी हो सकते हैं। तो इन तीनों ही स्थितियों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल। अब हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। तो इसे चित्र की सहायता से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो वर्धमान प्रतिफल है यानी जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है, जो उत्पादन प्राप्त होता है वह उस अनुपात से अधिक अनुपात में प्राप्त होता है जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि हुई थी। अर्थात साधनों में वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन में अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसे चित्र की सहायता से हम लोग समझते हैं। ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर मान लीजिए साधन ले लिया श्रम और वाई अक्ष पर साधन ले लिया हमने पूंजी। शुरू में क्या होता है कि उत्पादक पूंजी की OP मात्रा लेता है और जो श्रम है श्रम की ON मात्रा लेता है। तो उसे जो उत्पादन प्राप्त होता है वो 100 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। 100 के बराबर IP फर्स्ट। और इसका ये जो संतुलन होगा इस E बिंदु पर होगा। फिर क्या होता है कि जो उत्पादक है वह साधनों में और वृद्धि करता है और उसे ऐसे, तो उसने जो पूंजी की मात्रा ली OP से बढ़ाकर OP1 और जो श्रम की मात्रा है वो ON से बढ़ाकर ON1 ली। अब इस बिंदु पर उसे जो उत्पादन प्राप्त होगा वो 200 के बराबर प्राप्त हो रहा है और ये हो गया IP2। और इसका जो संतुलन है वो E1 बिंदु पर है। अब क्या हुआ कि जो उत्पादक है वो और अधिक साधनों में वृद्धि करता है ताकि उत्पादन उसे और बढ़ते हुए मात्रा में प्राप्त हो। इस तरीके से। तो यहाँ पर उसने जो पूंजी की मात्रा ली है वो OP1 से बढ़ाकर OP2 ली है और जो श्रम की मात्रा है ON1 से बढ़ाकर ON2 ली है। और इस बिंदु पर जो उसे उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो 300 के बराबर देखने को मिलता है और ये है IP3। और इसका जो संतुलन बिंदु है यहाँ पर E2 पर है। अब उत्पादक और अधिक साधनों में वृद्धि करने की सोचता है और वह दोनों ही साधनों में बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर वृद्धि करता है यानी OP3। और यहाँ पर जो श्रम की मात्रा है वो ON3। तो इस बिंदु पर जो उसे उत्पादन प्राप्त होता है वो 400 के बराबर
देखने को मिलता है और ये हो जाएगा IP4 और उसका संतुलन बिंदु हो जाएगा E3। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला एक यहाँ से O से इस तरीके से एक OS रेखा खींचेंगे जो इन सभी संतुलन बिंदुओं को मिलाती हुई आगे बढ़ती है, OS रेखा। यही रेखा पैमाना कहलाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादक ने साधनों की मात्रा में वृद्धि की, ठीक वैसे वैसे उत्पादन में भी अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये था पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो यहां पर देख रहे हैं कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि हुई है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल रही है हमें। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, इसे इस तरीके से समझेंगे हम लोग। ये हो जाएगा x अक्ष मूल बिंदु O और ये y अक्ष। यहाँ पर साधन लेंगे श्रम, यहाँ पर साधन होगी पूंजी और यहाँ पर मान लीजिए कि जो यानी स्थिर प्रतिफल का मतलब है कि जिस अनुपात में साधनों में परिवर्तन हो रहा है या वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन या वृद्धि देखने को मिलती है। मान लीजिए कि पूंजी की OP मात्रा पर जो श्रम है उसकी ON मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादक को 100 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है IP1 और इसका जो संतुलन बिंदु होगा वो लेंगे E। अब क्या हुआ कि जो उत्पादक है वो साधनों की मात्रा में वृद्धि करता है और पूंजी की मात्रा OP से बढ़ाकर OP1 करता है और श्रम की ON से बढ़ाकर ON1 करता है। इसका संतुलन बिंदु है E1 और यहाँ पर उत्पादक को 200 के बराबर उत्पादन प्राप्त हो रहा है IP2। फिर उत्पादक पूंजी की मात्रा OP1 से बढ़ाकर OP2 करता है। OP2 और यहाँ पर जो श्रम की मात्रा भी ON1 से बढ़ाकर ON2 करता है और इस बिंदु पर जो संतुलन है वह E2 है और इस बिंदु पर उत्पादक को 300 के बराबर उत्पादन प्राप्त हो रहा है और इसे ये होगा IP3। उत्पादक और साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करता है तो उसे 400 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है इस बिंदु पर यानी IP4 पर, जिसका संतुलन बिंदु है E3। और इन सभी संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली एक OS रेखा खींचेंगे जो कि पैमाने को व्यक्त करती है। अर्थात इसमें समझने वाली बात एक ये है जो स्थिर प्रतिफल है कि इनकी जो बीच की जो दूरी है यानी E से E1 और E1 से E2 और E2 से E3 वो समान है, इसीलिए इसे स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। तो जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि हुई उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल एकदम समान है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैमाने के घटते या ह्रासमान प्रतिफल। ह्रासमान प्रतिफल
यानी जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है उत्पादन उससे कम अनुपात में प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यदि उत्पादन में 10% के अकॉर्डिंग वृद्धि होती है, लेकिन जो उत्पादन में वृद्धि होती है वो 10% से कम अनुपात में देखने को मिलती है। तो इसे चित्र की सहायता से इस प्रकार समझेंगे। ये हो गया एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। यहाँ पर साधन होगा श्रम, यहाँ पर साधन होगी पूंजी। शुरू में उत्पादक ने पूंजी की OP मात्रा ली और जो श्रम है उसकी ON मात्रा ली। तो इस बिंदु पर एक उत्पादक को 100 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है IP1, उसका संतुलन बिंदु है E। अब क्या हुआ, उसने साधनों में और वृद्धि की, यानी पूंजी की मात्रा OP से बढ़ाकर OP1 की और जो श्रम है उसकी ON से बढ़ाकर ON1 और उसे 200 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ। उसका संतुलन बिंदु हुआ E1 IP2 पर। अब क्या हुआ कि उसने साधनों में और वृद्धि की, तो उसे पूंजी की मात्रा OP1 से बढ़ाकर OP2 की और जो श्रम है उसमें ON1 से बढ़ाकर ON2 की। तो उसे उत्पादन उसे 300 के बराबर प्राप्त हुआ। IP3 संतुलन बिंदु होगा इसका E2 पर, इस बिंदु पर। अब उसने साधनों में और अधिक वृद्धि की, लेकिन ये होगा OP3 और ये ON3। इस बिंदु पर उसे 400 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ। ये होगा IP4, संतुलन बिंदु है इसका E3। इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली एक OS रेखा जिसे पैमाना कहते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब उत्पादक ने पूंजी की OP मात्रा ली और जो श्रम है उसकी ON मात्रा ली, तब उत्पादक को 100 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसका संतुलन बिंदु है E। और फिर उसके बाद जब उत्पादक ने पूंजी की मात्रा OP से बढ़ाकर OP1 की, तो उसे और जो श्रम की मात्रा ON से बढ़ाकर ON1 किया, तो उसे 200 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में उसने केवल इतनी वृद्धि की, तो उसे 200 के बराबर प्राप्त हुआ। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा साधनों में वृद्धि की, लेकिन उत्पादन मात्र उसे 400 के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। यानी जितना संसाधनों में वृद्धि हो रही है या जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। तो यही है घटते या ह्रासमान प्रतिफल का नियम या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल।